आप सभी का हमारे YouTube चैनल साइंस फैसिलिटी में स्वागत है। हम आयनिक साम्य यूनिट पूरी पढ़ चुके हैं। आज हम उस पे बेस्ड PYQ देखते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं जो इस यूनिट से पिछले लैब असिस्टेंट के एग्ज़ामों में पूछे गए हैं, उनको डिस्कस करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, यदि 24.7 ml HCl विलयन 35.8 ml, 0.25 m सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन द्वारा पूर्णतः उदासीन हो जाता है तो HCl विलयन की सांद्रता ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं कि अम्ल क्षार अनुमापन में अंतिम बिंदु पर अम्ल तथा क्षारक की सांद्रता इक्वल होती है, यानी N1 V1 बराबर N2 V2। अब यहाँ HCl विलयन की हमें सांद्रता दे रखी है 24.7 और क्षारक की दे रखी है एक की 35.8 और इसका वॉल्यूम दे रखा है 35.8, कंसंट्रेशन दे रखी है 0.25। अब इन सभी के लिए HCl हो या सोडियम हाइड्रोक्साइड की हो, इनके लिए वैलेंसी फैक्टर का वैल्यू 1 होता है। तो 1 होता है तो नॉर्मलता मोरलता के इक्वल हो जाएगी, इसलिए हम सीधा इसको फॉर्मूले में रख सकते हैं। यहाँ रख दिया, N1 की वैल्यू निकाल लेंगे, 24.7 को इनके बटे में भेज देंगे और इनको हल करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.36। अब अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन लैब असिस्टेंट 2016 में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, निम्न में किस यौगिक के जलीय विलयन की pH न्यूनतम होगी। देखिए यौगिक दे रखा है, कंपाउंड दे रखा है। ऑप्शन ए देखिए, सोडियम नाइट्रेट। ये यौगिक की pH कैसे ज्ञात करेंगे। देखो ये यौगिक कैसे बन रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और HNO3 से बन रहा है। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉलिड बेस है, HNO3 सॉलिड एसिड है। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है और HNO3 स्ट्रॉन्ग एसिड है, और जब इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो pH मिलेगी 7। दूसरा देखते हैं Na3PO4। ये यौगिक कब बनेगा, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड और H3PO4 की रिएक्शन करवाएंगे। ये देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है और H3PO4 वीक एसिड है, तो इसमें डोमेन रहेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है तो pH कितनी आ जाएगी, 7 से ज़्यादा। ऐसे ही अमोनियम क्लोराइड की बात करें, अमोनियम क्लोराइड यौगिक कैसे बनेगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl से। अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस है जबकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इसमें डोमेन कौन रहेगा, HCl रहेगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो pH कितनी हो जाएगी, 7 से कम हो जाएगी। डी ऑप्शन देखिए, K2SO4 यौगिक है, ये कब बनेगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से और H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल से, इनकी रिएक्शन से ये यौगिक बनेगा। अब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, दोनों स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड हैं, तो pH कितनी आ जाएगी, 7 के बराबर आ जाएगी। तो ओवरऑल पूरे क्वेश्चन में देखें तो न्यूनतम pH पूछ रहा है हमसे, तो न्यूनतम pH किसकी हो जाएगी, अमोनियम क्लोराइड। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी लैब असिस्टेंट 2016 में पूछा गया है। क्या दे रखा है क्वेश्चन, CA3PO4 का उल्टा है, इसकी जल में विलेयता x मोल लीटर है, इसकी विलेयता गुणनफल होगा, ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले इसका हम रिएक्शन लिखेंगे। इसका रिएक्शन लिखा, इसको कैल्शियम आयन और PO4 आयन में तोड़ दिया। Ca+2 आयन की विलेयता हमने S मान ली। अब ये 3 आयन है तो 3S हो जाएगा। ऐसे ही PO4 की हमने S मानी, 2 PO4 है तो 2S हो जाएगा। अब जितने आयन है उतने ही उनकी पावर लेंगे। जैसे यहाँ 3 आयन है, 3 पावर ले ली, यहाँ 2 आयन है सामने तो 2 पावर ले ली। अब इसको सोल्व किया तो 3 की क्यूब कितनी होगी, 27, S3 आ गया ये, और ये 2 की क्यूब 4, 2 का स्क्वायर 4 और ये S स्क्वायर आ गया। ऐसे ही 27 चौका कितना हो गया, 108, और ये कितना हो जाएगा, S की पावर 5।
तो विलेयता गुणनफल 108 s की पावर 5। यहाँ विलेयता x माना है क्वेश्चन में और हमने s मान ली, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 108x5। अब देखिए अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन लैब असिस्टेंट 2018 में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, जल में अम्ल की कुछ मात्रा मिलाए जाने पर जल का आयनिक गुणनफल क्या होगा? कोई परिवर्तन नहीं होगा। यदि हम पानी में अम्ल की कुछ मात्रा मिला दें तो जल का आयनिक गुणनफल कोई इफेक्ट नहीं होगा उस पर। अगला क्वेश्चन देखिए, लैब असिस्टेंट 2018 में पूछा गया है। निम्न में से कौन सा विलयन बफर के रूप में कार्य करता है? देखो, बफर के लिए हमने पहले ही बता रखा है कि साल्ट प्लस वो जो साल्ट जिस अम्ल से बना है वो अम्ल भी मौजूद होना चाहिए। देखिए ऐसा हमें ऑप्शन सी में दिख रहा है। ये साल्ट दे रखा है और प्लस ये अपने पास अम्ल दे रखा है जिससे वो साल्ट बना है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। बाकी ऐसा कॉम्बिनेशन किसी में नहीं है। अब अगला क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये, 2018 में पूछा गया है। यदि विलयन का pH 5.2 है तो इसका POH क्या होगा? तो हम जानते हैं कि pH प्लस POH बराबर कितना होता है? 14। यानी pH स्केल की रेंज 0 से 14 तक हो गई। वो pH 0 से 7 अम्ल तक बता दिया, 7 पे उदासीन हो गया, फिर 7 से POH क्षारक बता दिया। तो हमें pH 5.2 दे रखी है और POH पूछ रहा है, तो 14 में से घटा देंगे। 14 में से 5.2 घटा दिया तो 8.8 आ जाएगा अपना आंसर। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 2018 में पूछा गया है। 1 लीटर बफर विलयन में 0.01 m अमोनियम क्लोराइड तथा 0.1 m अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। इसके लिए pKa का मान 5 है तो pH क्या होगा? देखिए, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड इनसे क्षार के बफर विलयन बनेगा। क्यों? क्योंकि वही वीक बेस लिया और वीक बेस से बना हुआ साल्ट। वीक बेस तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया और वीक बेस से बना हुआ साल्ट सोडियम क्लोराइड हो गया। अब इसका pH का फॉर्मूला आपको याद हो जाना चाहिए, अब तक पूरी यूनिट पढ़ ली तो। POH बराबर क्या होता है? pKa प्लस लॉग कंसनट्रेशन ऑफ साल्ट बटा कंसनट्रेशन ऑफ बेस, ये फॉर्मूला होता है। अब कुछ नहीं करना, सीधा फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है। pKa का वैल्यू 5 दे रखा है और साल्ट की कंसनट्रेशन कितनी दे रखी है? 0.01 और क्षार की कितनी दे रखी है? 0.1। इसको हल किया तो ये 1 0 से 1 0 कट जाएगी। कैसे? मतलब ऊपर का पॉइंट हटाया, नीचे 100 आया, नीचे का उठाया, ऊपर 10 गया, तो 1 0 से 1 0 कट गई, बचा कितना? 1/10 और इस 10 को ऊपर लेके जाएंगे तो -10 आ जाएगा। माइनस सामने आ गया, लोग 10 पे 10 की वैल्यू 1 हो गई, 5 में से 1 घटाएंगे तो 4 बच जाएगा। जब POH बराबर 4 है और हमें pH चाहिए तो हम जानते हैं फॉर्मूला pH प्लस POH बराबर 14 होता है, तो pH कितनी आ जाएगी? 14 - 4 10 आ जाएगी। अब देखिए अगला क्वेश्चन। एक बफर विलयन में अमोनियम क्लोराइड तथा अमोनियम हाइड्रोक्साइड की सांद्रताओं का अनुपात 1:1 है। यदि अनुपात 2.1 कर दे तो बफर की pH होगी। देखिए, जब साल्ट की और क्षारक की जो कंसंट्रेशन है वो 1:1 में है, तब तो क्या आ जाएगा? POH बराबर pKa आ जाएगा। अब क्या बोल रहा है? यदि अनुपात 2:1 कर दे, यानी साल्ट की कंसंट्रेशन बढ़ा दे और क्षार की कंसंट्रेशन कम कर दे। जब क्षार की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो POH की कंसंट्रेशन बढ़ेगी। जब POH बढ़ जाएगा तो pH भी बढ़ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए। निश्चित ताप पर अमोनियम हाइड्रोक्साइड का pKb 4.74 है तो
अमोनियम हाइड्रोक्साइड व अमोनियम क्लोराइड के सम मोलर सांद्रता युक्त क्षारकीय बफर की पीएच होगी। ये सम मोलर सांद्रता का मतलब क्या है कि समान अनुपात, जैसे सांद्रताओं का अनुपात 1:1 बोल दे या सम मोलर सांद्रता बोल दे, मतलब वही है। अब इस फॉर्मूले में यदि साल्ट की और बेस की कंसंट्रेशन इक्वल हो जाएगी तो ये कट जाएगा। POH बराबर कितना आ जाएगा, PKAB के बराबर आ गया। तो हमसे pH पूछ रहा है तो 14 में से घटा देंगे, तो 14 में से 4.74 को घटाएंगे तो 9.26 आ जाएगा। ये अपना आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, 2HI, ये रिएक्शन हो रही है H2 और I2 में टूट रहा है। अभिक्रिया में आर्गन गैस मिलाने पर HI का वियोजन क्या हो जाएगा, स्थिर दाब एवं स्थिर आयतन दोनों पर अप्रभावित रहेगा। इस रिएक्शन पे यदि आर्गन गैस मिलाएं, चाहे टेम्परेचर कांस्टेंट हो चाहे आयतन कांस्टेंट हो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि निम्न में से किसकी प्रकृति अम्लीय है। देखिए, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड क्षारकीय है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ये क्षारक है, BE बेरिलियम हाइड्रोक्साइड ये क्षारकीय है। जबकि ये बोरिक अम्ल है ना, ये अम्ल है, क्योंकि जब इसकी जल से रिएक्शन करवाओगे तो ये जल से एक OH आयन ले लेगा और जो H+ दे देगा, और वो जो H+ आएगा ये खुद नहीं दे रहा, वो जल से रिएक्शन करने पे बच रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एक बार और अच्छे से देख लेना। अब अगला क्वेश्चन है, पूर्णतः वियोजित अमोनियम क्लोराइड का वाष्प घनत्व क्या होगा। हम जानते हैं वाष्प घनत्व क्या होता है, अणु भार का आधा, तो HCl का आधा हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, BF3 की अम्लीयता निम्न में से किस सिद्धांत के आधार पर समझाई जा सकती है। हमने पढ़ा था कि लुईस अवधारणा के आधार पर BF3 की अम्लीयता को समझाया जा सकता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि pH 3 के लिए 3 के 100 ml और pH 3 के 400 ml विलयन आपस में मिलाए जाए तो मिश्रित विलयन की pH क्या होगी। सेम ही हो जाएगी, 3 pH ही हो जाएगी, क्योंकि आप देखो कि 3 pH का 100 ml विलयन ले लिया और एक 3 pH का 400 ml विलयन ले लिया। अब मिलाएंगे, दोनों विलयन की क्वांटिटी कम ज़्यादा है लेकिन कंसंट्रेशन तो इक्वल है, जब उनको मिलाएंगे तब भी कंसंट्रेशन तो इक्वल ही रहेगी। आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि 2 गिलास में मेरे पास दूध है, एक में वही सेम कंसंट्रेशन का दूध है, दूसरे में सेम कंसंट्रेशन का है, एक में 1 किलो है एक में आधा किलो है, मिलाएंगे तब भी उनकी कंसंट्रेशन तो सेम ही रहेगी। तो कंसंट्रेशन pH पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा यदि दोनों की pH इक्वल है और उनकी क्वांटिटी अलग अलग है। तो देखिए अगला क्वेश्चन, द्वितीयक समूह के मूलकों का विश्लेषण करते समय HCl की उपस्थिति में H2S गैस प्रवाहित की जाती है, यह HCl के स्थान पर HNO3 या H2SO4 का प्रयोग क्यों नहीं करते। क्योंकि ये अम्ल हाइड्रोजन सल्फाइड को सल्फर में ऑक्सीकृत कर देते हैं। सही है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जल का pH 7 है, जब जल में कोई पदार्थ Y मिलाया जाता है तो pH 13 हो जाता है, तो पदार्थ Y एक लवण है। देखिए ऑप्शन ए देखिए, परबल अम्ल और परबल क्षार। देखो परबल अम्ल और परबल क्षार जब रिएक्शन करेंगे तो बिल्कुल उदासीन हो जाएंगे, और उदासीन की pH कितनी होगी 7, तो pH 13 तो यहाँ से नहीं मिलेगी। दूसरा देखिए ऑप्शन बी में, दुर्बल अम्ल और परबल क्षार जब रिएक्शन करेंगे साल्ट बनाएंगे तो यहाँ डोमेन क्या होगा, परबल अम्ल, सॉरी दोनों ही दुर्बल है तो कोई डोमेन नहीं होगा, pH कितना हो जाएगा 7 ही आ जाएगा, या 7 से थोड़ा सा कम आ जाएगा। ऑप्शन सी देखिए, परबल अम्ल और दुर्बल क्षार जब रिएक्शन करेंगे साल्ट तो बनेगा, लेकिन यहाँ परबल अम्ल डोमेन रहेगा। जब अम्ल डोमेन है परबल अम्ल तो ये pH को घटा देगा, 7 से कम pH आएगी फिर लवण की।
ऑप्शन डी देखिए, जब दुर्बल अम्ल तथा प्रबल क्षार जब रिएक्शन करेंगे तो साल्ट बनेगा तो इस साल्ट की में डोमेन कौन रहेगा, प्रबल क्षार रहेगा। जब प्रबल क्षार डोमेन रहेगा तो pH 7 से ज़्यादा आएगी और यही हमें चाहिए कि pH 13 हो जाए, तो ऑप्शन अपना डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड व ऑक्जेलिक अम्ल के अनुमापन के लिए उपयुक्त सूचक है। तो उपयुक्त सूचक क्या हो जाएगा, फिनोप्थेलिन हो जाएगा जो अम्लीय एक सूचक है, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है, ऑक्जेलिक अम्ल वीक एसिड है, तो इसके लिए उपयुक्त सूचक क्या हो जाएगा, फिनोप्थेलिन जो अम्लीय सूचक है। NO के निर्माण में N2 व O2 की क्रिया के लिए उपयुक्त होगा यदि दाब बढ़ाया जाए, दाब घटाया जाए, ताप बढ़ाया जाए या ताप घटाया जाए, तो ताप बढ़ाना ही उपयुक्त होगा इसमें। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभिक्रिया दे रखी है N2 और H2 की, इससे अमोनिया फॉर्मेशन हो रहा है और 21.9 किलो कैलोरी एनर्जी निकल रही है। दोबारा अमोनिया के संश्लेषण के लिए उपयुक्त परिस्थितियाँ हैं। ये अमोनिया निर्माण के लिए उपयुक्त परिस्थितियाँ याद कर लो, या ऐसे क्वेश्चन पूछ ले हेबर विधि के लिए, हेबर विधि से अमोनिया निर्माण के लिए उपयुक्त परिस्थितियाँ क्या होगी, ये तो रट्टा ही मार लो, निम्न ताप और उच्च दाब, और उत्प्रेरक तो चाहिए रिएक्शन के लिए, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, O2 द्वारा SO2 का SO3 में ऑक्सीकरण एक ऊष्माक्षेपीय विक्रिया है। SO2 की सांद्रता न्यूनतम होगी यदि ऑप्शन ए ताप में वृद्धि तथा दाब नियत, ताप में कमी तथा दाब में वृद्धि, तो ये हो जाएगा ताप में कमी और दाब में वृद्धि। अब अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नतम pH किस विलयन का होगा। देखिए सब में 0.1, 0.1, 0.1 दे रखा है और इसमें सबसे कम क्या हो जाएगा, बेरिलियम क्लोराइड का हो जाएगा, BeCl2 का सबसे कम pH आ जाएगा जो थ्योरेटिकल है। इस प्रकार हमने यूनिट 4 आयनिक साम्य के पूरे MCQ देखे जो पिछले एग्ज़ामों में पूछे गए हैं या आगे पूछे जा सकते हैं या किसी और एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। इसमें हमने अम्ल क्षार कॉन्सेप्ट देखा, pH वैल्यू देखी, उस पर बेस्ड क्वेश्चन देखे, समायन प्रभाव देखा, बफर विलयन क्या होता है उस पर बेस्ड क्वेश्चन देखे, सूचक अनुमापन क्या है, कैसे इन पे क्वेश्चन पूछा जाता है, अम्ल क्षार अनुमापन क्या है, ऑलमोस्ट सब पढ़ा। जो टॉपिक दे रखा था वो भी पढ़ा, उसके आसपास कैसे क्वेश्चन बने हैं वो भी पढ़ा, एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, कैसे आ रहे हैं पिछले 2-3 के एग्ज़ाम में, जैसे 2016, 18, 23 कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, सब कुछ डिस्कस किया। और विश्वास रखिए जो हमने पढ़ा दिया उसके बाहर एग्ज़ाम में कुछ भी नहीं आएगा, और अच्छे से मन लगा के पढ़िए। हमारा चैनल बना ही सीरियस स्टूडेंटों के लिए है जिनकी घर की स्थिति ख़राब है, महंगी कोचिंग की फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते, और ये सोच के वीडियो मत देखो कि इस चैनल पे तो व्यूज ही नहीं है, ये तो इसको तो कोई देखता ही नहीं है। देखिए नया चैनल स्टार्ट किया है, जैसे जैसे लोग देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, हाँ यहाँ अच्छा कंटेंट मिल रहा है, तो भीड़ ऑटोमेटिक आ जाएगी। हम अच्छा कंटेंट देंगे तो किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लोग ऑटोमेटिक आ जाएंगे। और आप भी जानते हो कि कितनी बड़ी संख्या हो, स्टार्ट काउंटिंग 0 से ही होती है, 0, 1, 2, 3, उसके बाद ऐसे ही चलता है। आप एक एग्जांपल देख लीजिए, एक जब बच्चा जन्म लेता है तो 2 किलो का होता है, 20 साल बाद उसका वेट 100 किलो हो जाता है। तो हर चीज़ में टाइम लगता है, समय के साथ धीरे धीरे अपनी फैमिली बढ़ जाएगी। आप लोग सपोर्ट करोगे, चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करोगे, अपने दोस्तों तक फैलाओगे, और जैसे मैं मेहनत कर रहा हूँ आप अच्छे से पढ़ोगे, सिलेक्शन लेओगे, तो बिल्कुल हमारा चैनल भी ग्रोथ करेगा और ये मेरी जो आवाज़ है वो कई लोगों तक पहुँचेगी। और कुछ भी यदि डाउट हो तो यूट्यूब पे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। हमने टेलीग्राम चैनल बना रखा है, वहाँ मैं सारी PDF अपलोड करता हूँ।
वहाँ से डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकला लीजिए और अच्छे से पढ़िए। और कुछ दिक्कत हो तो आप मेरे को टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो। सो थैंक यू।